बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक इज़ द डॉपलर इफ़ेक्ट। सो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डॉपलर इफ़ेक्ट होता क्या है? तो जब कभी भी सोर्स और ऑब्ज़र्वर के दरमियान में रिलेटिव मोशन होगी तो यूँ महसूस होता है कि जैसे फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आया है। इस अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है कि दिस इज़ द डॉपलर इफ़ेक्ट। सो बेसिकली इट वाज ऑब्जर्व बाय द साइंटिस्ट नेम्ड एज डॉपलर। तो ही वाज बेसिकली स्टडिंग द फ्रीक्वेंसी। जैसी फ्रीक्वेंसी के स्टार की फ्रीक्वेंसी थी उसी फ्रीक्वेंसी का उसने सोर्स प्रोड्यूस किया लैब में, एंड ही डिस्कवर्ड के दोनों की फ्रीक्वेंसीज में चेंज था। तो ही स्टार्टेड टू थिंक कि वाई द सेम सोर्स हैज़ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सो ही कंक्लूडेड क्योंकि स्टार जब दूर जा रहा होता है या नज़दीक आ रहा होता है अर्थ के, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट चेंज आ रहा होता है। तो उसने ये जो चेंज है इसको डॉपलर इफ़ेक्ट का नाम दिया। तो बेसिकली डॉपलर इफ़ेक्ट की डेफिनेशन ही ख़ुद को डिफ़ाइन करती है कि रिलेटिव मोशन को होना ज़रूरी है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो डॉपलर इफ़ेक्ट को नहीं ऑब्ज़र्व किया जा सकता। जब कभी भी सोर्स और ऑब्ज़र्वर के दरमियान में रिलेटिव मोशन होगी तो डॉपलर इफ़ेक्ट को ऑब्ज़र्व किया जाता है। और फिर डॉपलर इफ़ेक्ट में आगे से 4 केसेस बन जाते हैं। हम इसको एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, स्टेशनरी, यानी कि आप ऑब्ज़र्वर हो, और जो एम्बुलेंस है उसका सायरन है, ठीक है। वो जो एम्बुलेंस है वो जब आपकी तरफ आती है तो यूँ दिखता है, यूँ महसूस होता है जैसे उसके सायरन की आवाज़ ऊंची हो रही है। लेकिन वो जब आपको क्रॉस करके आगे चली जाती है तो यूँ महसूस होता है जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी अब कम हो रही है, यानी कि सायरन की जो आवाज़ है वो कम हो रही है। तो ये बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि यू आर द ऑब्ज़र्वर एंड द सायरन इज़ द सायरन ऑफ द एम्बुलेंस इज़ द सोर्स। तो ये आप दोनों के दरमियान में जब कभी भी रिलेटिव मोशन होगी तो फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ सुनाई देता है। इसको डॉपलर इफ़ेक्ट कहा जाता है। तो इसके आगे से 4 केसेस बनते हैं। डिपेंड करता है कि क्या आपका ऑब्ज़र्वर मूव कर रहा है। ऑब्ज़र्वर सोर्स के टूवर्ड्स भी आ सकता है और इससे दूर भी जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्लेटफॉर्म पे कोई आपकी ट्रेन है और उसकी जो हॉर्न है वो बज रहा है, ठीक है, और वो मूव नहीं कर रही है, यानी कि सोर्स आपका स्टेशनरी है और आप यानी कि ऑब्ज़र्वर विद वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v0 इसकी तरफ भी जा सकते हो और इससे अवे भी जा सकते हो। तो इस तरह डॉपलर इफ़ेक्ट में पहले 2 केसेस इसी चीज़ के साथ डील करते हैं कि आपका सोर्स स्टेशनरी है और जो ऑब्ज़र्वर है वो टूवर्ड्स अवे जा रहा है। अब फर्स्ट 2 केसेस को समझने से पहले हम 1-2 चीज़ों को समझ लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो जब कभी भी एक चीज़ में रखनी है, जब कभी भी सोर्स स्टेशनरी है तो इस सोर्स अपने चारों इर्द गिर्द विद वेलोसिटी v एफ फ्रिक्वेंसी की जो साउंड है उसको प्रोड्यूस करे, ठीक है। ऑब्ज़र्वर यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, सब के लिए सेम ही है चीज़। तो एक बात ज़हन में रखनी है कि जब कभी भी सोर्स स्टेशनरी होगा तो 2 क्रश यानी कि 2 क्रश या 2 ट्रफ के दरमियान में जो लेंथ है, यानी कि मैं इसको वेव लेंथ कह के बोलूँगी आगे चल के, तो वेव लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो सोर्स इज स्टेशनरी, द वेव लेंथ स्टेज दिस कांस्टेंट, और उसकी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है v इज इक्वल टू एफ लेमडा होती है। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास लेमडा है इस केस में, फर्स्ट केस और सेकंड केस में कांस्टेंट रहेगा, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू इधर से निकाल ली जाती है, दैट इज़ v/f। यानी कि जब भी आपका सोर्स जो है वो स्टेशनरी होगा तो लेमडा में कोई चेंज नहीं आएगा, लेमडा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो सेकंड सवाल ये अराइज़ होता है कि जब इन दोनों के दरमियान में हम कह रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी ने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना है, वो फिर किस वजह से होती है? तो उसका जवाब ये है कि जब भी इन दोनों के दरमियान में रिलेटिव मोशन हो, ठीक है। तो बेसिकली वेलोसिटी के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से आपको वो फ्रिक्वेंसी में राइज या फॉल सुनाई देता है। तो हमने केस 1 और केस 2 में रिलेटिव वेलोसिटी का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखना है, ठीक है। तो 1 और 2 पे जाने से पहले एक बात तो आपने ये ज़हन में रखनी है कि जब भी सोर्स आपका स्टेशनरी होगा, रेस्ट पे होगा, तो आपका जो लेमडा है वो कांस्टेंट रहेगा और वो उस कांस्टेंट की वैल्यू होगी v/f। सेकंड ये बात ज़हन में रखनी है कि जब कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे चेंज हो सकती है, 2 केसेस में चेंज हो सकती है। एक जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वेलोसिटी और जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट हो। वेलोसिटी इस तरफ साउंड की, जो सोर्स है उसकी साउंड की इस तरफ वेलोसिटी, और जो ऑब्जर्वर है वो विद v0 इधर जा रहा है। तो इस केस में जब दोनों ऑपोजिट हैं तो आपने वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए इन दोनों को v + v0 ऐड कर देना है।
सेकंड ये है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो, या आपका सोर्स यहाँ पे है विद वेलोसिटी वी नॉट और जो ऑब्जर्वर वो इसकी तरफ आने के बजाय इससे अवे जाने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या करना आपने, जब दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी ऑफ द साउंड ऑफ द सोर्स इस सिमत में और जो ऑब्जर्वर है वो भी इस सिमत में मूव करे, तो आपने हायर में से लोअर को माइनस कर देना है टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। और हायर वेलोसिटी हमेशा जो सोर्स होता है उसकी वेलोसिटी ग्रेटर होती है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ साउंड है, और ऑब्जर्वर जो मूव करता है वो फॉर एग्जांपल आप मूव कर रहे हो तो आप कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हो, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के साथ तो नहीं मूव कर सकते हो। तो आपकी हायर वेलोसिटी वी है, उसमें से आपने वी नॉट को सब्ट्रैक्ट कर देना है व्हेनेवर जो दोनों वेलोसिटीज़ है वो आपस में एक दूसरे की सेम से बदलें। तो इसी चीज़ को मैंने जहाँ पे लिख दिया है कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो ये दो तरह से हो सकती है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज सेम डायरेक्शन, तो आपने क्या करना है कि हायर में से लोअर को माइनस कर देना है, यानी सोर्स की वेलोसिटी में से जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उसको माइनस कर देना। सेकंड आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब दोनों वेलोसिटीज़ ऑपोजिट हों, यानी कि सोर्स की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी इधर और जो ऑब्जर्वर है वो वी नॉट इधर मूव कर रहे हैं, तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब हम ऐसी पोजीशन में हैं कि हम केस 1 को स्टडी कर सकते हैं। तो आपने डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़नी है, उसके बाद ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब सोर्स स्टेशनरी है, लैम्डा कांस्टेंट रहता है एक बार, सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे फाइंड करते हो। कोई चीज़ तो चेंज होगी ना जब भी, तभी आपको फ्रिक्वेंसी में राइज या फॉल सुनाई देगा, तो वो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होती है। कब आपने रिलेटिव वेलोसिटी को निकालने के लिए इस और वी नॉट को ऐड करना और कब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, उसके बाद अब हम इसके केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला केस ये है कि आपका सोर्स स्टेशनरी है और जो ऑब्जर्वर है वो वेलोसिटी वी नॉट इस सोर्स की तरफ आ रहा है, ठीक है। जो सोर्स है वो वी वेलोसिटी की, एफ फ्रिक्वेंसी की और लैम्डा वेवलेंथ की साउंड को जनरेट कर रहा है, ठीक है, इस अपने चारों तरफ। तो जब सोर्स स्टेशनरी है, लैम्डा कांस्टेंट रहेगा एक बात, और वेलोसिटी आपने देखनी है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है। अब जो सोर्स की साउंड है वो इस सिमत में जा रही है और जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है वो इस सिमत में है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि लैम्डा रिमेंस द कांस्टेंट और उस कांस्टेंट की वैल्यू वी बाई एफ रहेगी, ये इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में वी प्लस वी नॉट होगी, क्योंकि दोनों की सिमत एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। हमारा कंसर्न है कि हमने अपेरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी देखने की, फ्रिक्वेंसी में चेंज कितना आ रहा है। तो अपेरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वी रिलेटिव डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा तो कांस्टेंट है, कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वी रिलेटिव हमने निकाली। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। वी रिलेटिव इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू वी बाई एफ। चीज़ों को पुट करके वी हैव गॉट द रिलेशन इन विच एफ ए इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इंटू एफ। इसका मतलब है कोई चीज़ ऊपर इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई एफ है तब वो एफ ए की इक्वल हो रही है। तो इस इक्वेशन को हम यूँ समराइज़ कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे कोई चीज़ बड़ी है तभी राइट साइड पे समथिंग मल्टीप्लाई बाई एफ आ रहा है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी आपका जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ जा रहा होगा तो आपको अपेरेंट जो फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं कि जब आप सायरन की तरफ जा रहे हो तो आपको ऐसे लगता है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। सेकंड केस हमने ये देखना है कि जो ऑब्जर्वर है वो विद वेलोसिटी वी नॉट इधर आने के बजाय अब सोर्स से दूर जाने लग जाएगा। अब हम केस 2 की बात कर देते हैं कि केस 2 में कि आपका जो सोर्स है वो स्टेशनरी है और हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि लैम्डा इस केस में कांस्टेंट रहेगा, जो कि वी वेलोसिटी एफ फ्रिक्वेंसी और लैम्डा की वेवलेंथ को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो विद वेलोसिटी वी नॉट इससे अवे जा रहा है। अब हमने देखना है कि इसमें जो अपेरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी होगा वो कितना होगा। तो अपेरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी लैम्डा की वजह से कितनी एक बात होता है, वो फिर किस वजह से, दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से। तो हम पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि हमने स्टार्ट से यही लेके आ रहे हैं कि लैम्डा कांस्टेंट रहेगा जब सोर्स मूव नहीं कर रहे, तो लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ, दिस इज इक्वेशन 1। अब रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालनी है तो मैंने आपको बताया कि आपने डायरेक्शंस देनी है इन दोनों की, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो और फिर देखनी है कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। सोर्स की हमेशा वेलोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जर्वर। सो आपने ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देना, वी माइनस वी नॉट आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। हमने अपेरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी देखना है, दैट इज इक्वल टू वी रिलेटिव डिवाइडेड बाई द लैम्डा।
वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 की इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है एफ ए इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इंटू एफ। और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दिस इज़ द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी जो कि फील होती है जब आपका ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा होता है। और एक्चुअल में भी यही होता है कि जो आपकी अपेरेंट फ्रिक्वेंसी होती है वो लेस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जब आपका ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप ये कंसीडर करो कि सायरन बज रहा है और आप इससे दूर जा रहे हो, तो आपको यही महसूस होता है कि आपके पास जो साउंड की फ्रिक्वेंसी या आप तक जो आवाज़ आ रही है वो कम हो रही है। तो दिस रिलेशन इज़ इन अकॉर्डिंग विद द रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन। दैट वाज द केस 2। हम केस 3 और केस 4 को पढ़ने से पहले दो चीज़ें देख लेते हैं। देखिए केस 3 और केस 4 में आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पे आ गया और जो सोर्स है वो मूव करने लग गया। तो सोर्स जब मूव करेगा तो इसकी लैम्डा कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि पिछले दोनों केसेस में हम यही बात पर करते आ रहे हैं कि जब आपका सोर्स कांस्टेंट रहता है, स्टेशनरी रहता है, तो उसकी लैम्डा कांस्टेंट है। अब जब सोर्स आपका मूव कर रहा है विद वेलोसिटी सम वेलोसिटी, तो आपकी जो लैम्डा है वो सेम नहीं रहेगी। अब पहला केस ये देख लेते हैं कि जब सोर्स आपका विद वेलोसिटी यू एस ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो वहाँ पे जो वेव लेंथ है वो कम हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। और जब आपका जो सोर्स विद वेलोसिटी यू एस आपके ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो उस केस में आपकी लैम्डा जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब है जो अपेरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी दिख रहा है इस केस में वो ड्यू टू चेंज इन द वेव लेंथ आ रहा है। अब हम इसके कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा जब आपका जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा और जब सोर्स आपका ऑब्जर्वर से अवे जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं केस 3 से। केस 3 में हम ये देखते हैं कि आपका जो सोर्स है वो विद वेलोसिटी यू एस ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। जब इसकी तरफ आ रहा है तो इसकी जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो लैम्डा इज़ नॉट कांस्टेंट, एक बात तो तय होगी। और ये जो चेंज आ रहा है ये कितना है, ये डिपेंड करता है किस स्पीड के साथ आपका जो सोर्स है वो मूव कर रहा है। अगर सोर्स की स्पीड तेज़ होगी तो ये जो लैम्डा डिक्रीज़ हो रही है ये भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगी। और जब सोर्स आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ विद लेस वेलोसिटी मूव करेगा तो ये जो डिक्रीज़ इन वेव लेंथ है ये भी थोड़ा स्लो होगा, ठीक है। सो चेंज इन वेव लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय द फ्रिक्वेंसी। स्पीड ऑफ सोर्स हम कह रहे हैं सोर्स की जो स्पीड है वो यू एस है, सो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू यू एस डिवाइडेड बाई एफ। अब हमने बेसिकली लैम्डा ऑफ ऑब्जर्वर फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि वेव लेंथ कम हो रही है या बढ़ रही है। अगर कम हो रही है तो डेल्टा लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अगर बढ़ रही है तो डेल्टा लैम्डा को ऐड कर देंगे। सो द लैम्डा ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ एंड डेल्टा लैम्डा जो अभी हमने कैलकुलेट किया उसको इस इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास ये रिलेशन आता है लैम्डा ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वी बाई एफ माइनस यू एस डिवाइडेड बाई एफ। इन दोनों के एलसीएम ले लें तो हमारे पास ऑब्जर्वर की वेवलेंथ आ जाती है v माइनस यू एस डिवाइडेड बाई एफ। दिस इज इक्वेशन 4। देखिए डॉपलर इफेक्ट डील ही करते हैं फ्रिक्वेंसी के साथ, वो लैम्डा वगैरह के साथ डील नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, इस लैम्डा में से फ्रिक्वेंसी निकालेंगे जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी वो कितनी है, ठीक है। सो एफ ऑब्जर्व इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑब्जर्व। तो हमने जो अभी लैम्डा ऑफ ऑब्जर्वर फाइंड किया उसको अगर इस इक्वेशन 5 में पुट कर दें, एफ ऑफ ऑब्जर्वर यानी कि जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है वो एक्चुअल से बढ़ेगी या कम होगी वो इस इक्वेशन पे डिपेंड करती है। v डिवाइडेड बाई वी माइनस यू एस डिवाइडेड बाई एफ। तो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो ऊपर चली जाती है। सो दिस इज़ द एफ ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वी और वी माइनस यू एस इंटू एफ। ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि जो जब आपका सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो इस केस में आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है दैन द एक्चुअल फ्रिक्वेंसी एफ। सो रियल लाइफ में जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो भी इसी मैथमेटिकल रिलेशन के इन अकॉर्डिंग है। इसके लास्ट केस की बात कर लेते हैं। तो लास्ट केस में हमने देखना है कि जो सोर्स है वो वेलोसिटी यू एस इस ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ठीक है। तो जब दूर जाएगा तो इनके दरम्यान में जो लैम्डा है वो बढ़ जाएगी, एक बात होगी। तो लैम्डा यानी कि चेंज होगी, वो चेंज कितना होगा वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी। तो एक इक्वेशन हमारे पास डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू यू एस डिवाइडेड बाई एफ। दिस इज इक्वेशन। हमने देखना है कि जो ऑब्जर्वर की फ्रिक्वेंसी लैम्डा है वो कितनी है। तो पहले ये देखें कि क्या लैम्डा इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है जो चेंज आया है उसको एक्चुअल में ऐड करते हैं, यानी कि लैम्डा ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा।
वी बाई एफ़ लेमडा इज इक्वल टू वी बाई एफ़ प्लस इक्वेशन 1 को इधर पुट कर दें डेल्टा लेमडा की जगह, तो यू एस डिवाइडेड बाई दोनों के एलसीएम लें तो लेमडा ऑफ ऑब्जर्वर आ जाता है। हमने यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकालनी है कि ऑब्जर्व जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है। सो एफ़ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लेमडा ऑफ ऑब्जर्वर। सो दिस गिव्स अस एफ़ ऑब्जर्व यानी कि अपेरेंट जो फ्रिक्वेंसी है इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू एस इंटू एफ़। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है जब आपका सोर्स आपसे ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होता है तो उस वक्त जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी से कम, यानी कि आपको आवाज़ अगर सुनाई दे रही है तो जब वो आपकी तरफ आ रहा था तो ज़्यादा थी, आपसे दूर जा रहा है तो वो कम, और मैथमेटिकली भी यही हमने वेरीफाई कर लिया। जिनको ये चीज़ समझने में मुश्किल होती है कैसे ये एफ़ ऑब्जर्व लेस हो गया टू एफ़, तो इसको हम एक अज्यूम्ड वैल्यू के साथ डील करके देख लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई जो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी ऑफ द सोर्स है 1 और ऑब्जर्वर जो है जो सोर्स है वो विद वेलोसिटी 1 मूव कर रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी थी वो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ़। दिस इम्प्लाइज दैट 2FA इज इक्वल टू एफ। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि जो आपकी एफ़ है वो ग्रेटर है दैन FA। सिमिलरली इसमें मज़ीद कुछ वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर सोर्स विद वेलोसिटी 2 मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, सो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू एफ इज इक्वल टू FA। 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एफ इज इक्वल टू FA। इसका मतलब है 3FA इज इक्वल टू एफ़। एफ़ इज़ ग्रेटर दैन 3 टाइम्स ग्रेटर दैन द FA। तो यहाँ पे हम दोबारा कह सकते हैं कि एफ़ इज़ ग्रेटर दैन FA। इस तरह से इनको डील करके देखा जा सकता है कि अपेरेंट फ्रिक्वेंसी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है।